Assalamualaikum. My name is Aisha Badr Khan, and this is our second podcast regarding to mental health and clinical psychology. We have our lovely guest, Dr. Aisha Munir, with us. Welcome to our show, Aisha. कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much. Lovely, mashallah. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Thank you again for inviting me. हाँ जी बिल्कुल. और आज हमारे बहुत सारे questions हैं आपसे. जी ज़रूर. Sizzling hot questions. जी ज़रूर. Regarding mental health and all. So right now we are sitting at Callisto, and this is such a lovely place. It's such a lovely view, है ना? ऐसा ही है. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? मुझे तो अच्छा लग रहा है रिगार्डिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं ये चाहती हूँ कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए. लोग ज़रा आउटडोर आएँ, लोगों को अच्छा थोड़ा सा फील होगा, बेटर उनकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा आएगा. तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया आज का प्रोग्राम. और आपने आज कितने पेशेंट्स देखे हैं? आज ऑलमोस्ट मैंने 6 to 7 पेशेंट्स के साथ मैंने बातचीत की है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, और अगेन फिर हम उनके साथ सेशंस वगैरह कर लेंगे. सो ज़बरदस्त हो गया. अच्छा चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, आयशा मुझे आप ये बताएं कि क्या डिप्रेशन लोगों में जो पाया जाता है, इज इट हेरिडिटरी? आर पीपल बोर्न विद डिप्रेशन, और इट्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं. हेरिडिटरी भी हो सकता है, और बोर्न विद डिप्रेशन इज़ नॉट अ थिंग. मतलब इस तरह नहीं होता कि बोर्न विद डिप्रेशन. हाँ, ऐसा होता है कि जब एक औरत जब प्रेगनेंसी के साथ गुजर रही होती है तो उसके ट्रॉमास अलग होते हैं, फिर उसकी पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन आ जाता है, और वो फिर बच्चे में कन्वर्ट तो थोड़ा बहुत होता ही है. लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि बच्चा शुरू से, फिर बच्चे को जैसा जैसा घर में माहौल मिलता है, बच्चा उस एनवायरनमेंट के साथ जो है वो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है. बच्चा फील करता है डिप्रेसिव एनवायरनमेंट को घर में, तो उन चीज़ों के हवाले से बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है. लेकिन बच्चा फ़ौरन से नहीं कह सकते हम कि वो है बाय बोर्न जो है वो डिप्रेस्ड होगा. नो, हेरिडिटरी है और सिचुएशन में आ सकता है डिप्रेशन, लेकिन बोर्न विद डिप्रेशन इज नॉट. सो मोस्टली इन केसेस में फिर आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट क्लिनिकल डिप्रेशन. ऐसे जब लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट मिलता है, इट्स रिगार्डिंग बेसिकली ज़्यादातर सिचुएशनल डिप्रेशन होता है. ऐसा ही है. अच्छा, ठीक हो गया. वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे ये है कि व्हाट कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन द ब्रेन, एंड हाउ टू उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि यार आपकी हालत ही ये ना पहुंचे, पहले ही आप पकड़ लो उसको, जड़ से खत्म कर दो उसको वहीं पे. ऐसा ही है. हार्मोनल इम्बैलेंस देखें, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करते रहते हैं. आपकी जैसे आपका एक हार्मोन है जो आपको डोपामाइन के नाम से है, वो आपको खुशी फील कराता है. लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स में जा रहे हैं. लोग ड्रग्स में जब जाते हैं तो उनका डोपामाइन इंक्रीज़ हो जाता है. नथिंग मोर दिस. लोग इससे ज़्यादा बढ़ के और कुछ नहीं कर रहे. लोग उस टाइम पे खुश महसूस करते हैं ख़ुद को. लोग उस टाइम पे हर तरह की द फीलिंग ऑफ हाई, और हर तरह के आप वो समझ लें कि उस टाइम पे उनको ना तो कोई प्रॉब्लम होता है, ना उनको कोई स्ट्रेस होता है, ना उनको कोई एंजाइटी होती है, ना उनको कोई डिप्रेशन होता है. लोग ड्रग्स में जब चले जाते हैं तो जस्ट उनका डोपामाइन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. और हार्मोनल इम्बैलेंस इसी तरह से है कि आजकल जो हमारी ड्रग्स चल रही हैं ना यंग जनरेशन में, वो हैं तो सारे केमिकल्स. नथिंग, मतलब कोई ऑर्गेनिक चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे ना, वो कोई जो है वो नेचुरल चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे, वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं. तो केमिकल्स जब जाके केमिकल्स को हिट करते हैं तो आपके दिमाग के हार्मोन्स में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, जिससे फिर और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं. बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि द यूथ वो बहुत सारे ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं. बहुत किस्से भी सुनने में आते हैं. लेकिन अगर एक बंदा ऐसा पेशेंट है जिसने ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगा, बट उसके फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो उसकी बेसिकली रीजन क्या है? कि सिचुएशन की वजह से, जिस लाइफ सिचुएशंस की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट्स उसकी लाइफ में होती हैं, जो कि ये सब चीज़ें कॉज करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस. आयशा, खुद ही आपने अपने क्वेश्चन में मुझे जवाब दे दिया कि देखें जो सिचुएशन उसकी बन जाती है कि डिसअपॉइंटमेंट से डिसअपॉइंटमेंट, तो फिर उसमें तो वो फिर और ज़्यादा डिप्रेशन में ही जाएगा, और उसकी वजह से सिचुएशनल उसकी हालत ऐसी हो सकती है. उसने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एग्रेशन इतना
इतना भर गया है, उसके अंदर एग्जॉस्ट इतना हो गया वो कि उसको जो है तो अभी फील होने लग गया कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन वो किसी से जिक्र नहीं कर सकता, किसी से बातचीत नहीं कर सकता, किसी को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या चल रहा है. एंड दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, और जिसकी वजह से फिर पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं. जिसकी जब आपका दिमाग जब एक जगह पे जाके एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है ना एक पॉइंट पे, तो आपकी बॉडी रिएक्शन करना शुरू कर देती है. बॉडी जब रिएक्शन करती है तो फिर आपका दिमाग उसी हवाले से आपको सिग्नल्स देता है कि मेरे दिमाग में कुछ ख़राब चल रहा है, लाइक मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ख़राब चल रहा है और मुझे इसको रोकना चाहिए. तो दैट इज़ द थिंग. अच्छा आयशा, मुझे आप ये बताएं कि it is said कि depression is linked with high intelligence. Is that true? मतलब ये अच्छा वो यहाँ पे तो एक मिथ बनी हुई है ना कि भाई ये डिप्रेस है तो ये इसका ऐसा है, ये इसको मसले मसाइल हैं, ये इसका मतलब है कि वेरी सेंसिटिव पीपल एंड हाईली इंटेलिजेंट पीपल ज़्यादातर देखने में आया है कि वो डिप्रेस होते हैं. हाँ, इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ पे कॉज, मतलब लोग इंटेलिजेंस लोग जो हैं, इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो क्या करते हैं? इंटेलिजेंस ही तो डिप्रेशन कॉज करती है, ज़्यादा सोचना. लेकिन लोग, हाँ, बुरी चीज़ उसमें ये है कि ओवर थिंकिंग में चले जाना. हाँ, ओवर थिंकिंग में चले जाना, फिर वो ओवर थिंकिंग में जाना एक डिप्रेशन की एक काइंड है, डिप्रेशन की एक किस्म है जिसको कहते हैं कि ओवर थिंक करना. लेकिन इंटेलिजेंट लोग ही, जो इंसान सोचता है तो तभी वो चीज़ों को सोच के अच्छा, तभी आप जब किसी से बात करें ना तो सबसे पहले ये कहा जाता है ज़्यादा ना सोचो चीज़ें. हाँ, भाई अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो फिर आप कैसे ना ज़्यादा सोचो. ठीक है. इस पे आप देखें, ये जो हमारे मेंटल हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ थेरेपी जो है, इसको जो हम काम कर रहे हैं, इस पे हमारा काम ही ये है कि हम जो लोग ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हैं उनको हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि देखो इस लिमिट तक तुम्हारे लिए ही ठीक है, लेकिन आगे जाके ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह बन रहा है और तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन रहा है, तो फिर वहाँ पे एक पॉइंट पे आके ब्रेक लगाना ज़रूरी है. तो आप जब पेशेंट्स को देख रही होती हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये जो है, अच्छा मैंने आपसे ऐसे एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वी गोना टॉक अबाउट CBT, राइट? CBT. अच्छा, फिर आपको कैसे पता चलता है कि भाई इस पेशेंट को दवाई की ज़रूरत है, ये CBT या मेरी खाली थेरेपी लेने से इसका काम नहीं हो रहा? भाई दिस इज़ द पॉइंट, यू हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट. ओके, मैं लोगों को ये चीज़ भी बताती चलूँ कि साइकियाट्रिस्ट इज़ द पर्सन जो आपको दवाइयाँ रेकमेंड करता है एंजाइटी एंड डिप्रेशन से और एनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. जो साइकोलॉजिस्ट है वो दवाई के बगैर आपको ठीक करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर CBT इंक्लूडेड है. CBT स्टैंड्स फॉर आयशा? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. ठीक है. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है? थेरेपी तो आपने समझ ही गई होगी कि एक ट्रीटमेंट के तौर पे जो थेरेपी लेते हैं, आपसे आके बात करना, दिल का हल्का कर देना किसी से. एंड इट डज हैपेंस कि आप अपनी बात थोड़ी सी किसी से कर दो ना तो आपका डिप्रेशन आधा वहीं पे खत्म हो जाता है. बिल्कुल ऐसा ही है. और आधा जो खत्म हो जाता है फिर आधा हमारे जैसे डॉक्टर्स खत्म कर देते हैं कि हम पेशेंट को इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं, हम पेशेंट के साथ इतने अच्छे तरीके से हम बातचीत करते हैं. देखें, हमें सिखाया यही जाता है कि आपने एनवायरनमेंट ऐसा देना है कि उनको फील ही ना हो कि वो किसी डॉक्टर के पास आए हैं, उन्हें लगे वो किसी ऐसे दोस्त के पास बैठे हैं जहाँ पे उसका राज भी रहेगा, जहाँ पे उसकी जो है तो कॉन्फिडेंशियल भी रहेंगी चीज़ें और उसका दिल भी हल्का हो जाएगा. ठीक हो गया. सो अच्छा, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन वो ये था कि फिर आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो पेशेंट है मैं इससे बात कर रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि ये इसको फिर साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, इट्स नॉट वर्किंग विद CBT. आयशा, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ना यही जिक्र किया था कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, हर पेशेंट को दवाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हर पेशेंट को दवाई पर डाल दिया जाता है जो ऐसा फील करता है कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे साथ कोई इशू है, मुझे कोई मेंटल हेल्थ का इशू आ रहा है, तो उसको फ़ौरन से मेडिकेशन पे डाल दिया जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर पेशेंट दवाई के लिए नहीं होता, दवाई हर पेशेंट के लिए नहीं होती. यही दवाइयाँ कॉज करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, तो वो और बिगड़ता से बिगड़ता चला जाता है. यही डिप्रेशन की दवाइयाँ और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस. देखिए, एक पेशेंट को ज़रूरत ही नहीं है दवाई की, वो आपकी सिर्फ बातचीत से ठीक हो सकता है, तो आप उसको वैसा एनवायरनमेंट दो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ना तो पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट
دیتے ہیں, نہ بہن بھائی فیل کراتے ہیں, نہ اس کے دوستوں میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جس کے سامنے میں جا کے اپنی کوئی بات کر سکوں, تو اس میں پھر ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. Loneliness is the biggest killer after smoking cigarettes. So this thing is so important. انسان کے لیے socializing کس قدر important ہے, and having a friend. میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو اگر ڈپریشن فیل ہو رہا ہے, انگزائٹی فیل ہو رہی ہے, تو go talk. دل میں چیز نہیں رکھنی چاہیے. کہ بہت ہمیں اچھا آپ کے پوڈ کاسٹ سے ہمیں ایک پوائنٹ سامنے آیا ہے. اچھا میں آپ سے جو دوسرا کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں, اٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آج کل بہت سارے لوگ دے آر لائک کہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں, ہم جنوں کی آواز کو سن سکتے ہیں, ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا آپ ایز اے ڈاکٹر مینٹل ہیلتھ کی, جیسے آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کہ یار یہ پیشنٹ تو اس کو تو اسکیزوفرینیا ہے, یہ لوگوں کو یا تو بے وقوف بنا رہا ہے یا اس کا علاج ہونے والا ہے. اچھا اس میں دو ایسپیکٹس نکلتے ہیں. ایک تو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا, ان کی فیملیز کو بھی نہیں پتا کہ بھائی یہ اسکیزوفرینک ہے, رائٹ, یا اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ ہے جس کو ایلوژنس ہو رہے ہیں. دوسرے لوگ ہمارے سوسائٹی میں وہ ہیں جو کہ فراڈ کر کے انہوں نے پورا بزنس بنایا ہوا ہے, بھائی مجھے جن نظر آ رہے ہیں, مجھے آوازیں آ رہی ہیں. سو آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسا کیا مین پوائنٹ ہے جس سے ہم عام عوام سمجھ سکتی کہ بھائی یہ مینٹل پیشنٹ ہے, یہ لوگوں کو واقعی الو بنا رہا ہے, اور آپ ایسی کیا پوائنٹ اس میں سامنے لے کر آئیں گی کہ بھائی ایسی چیزیں نہیں ہوتی, ایسا ہوتا ہے. میڈیکل سائنس اس چیز کو پروو نہیں کرتی, اور سرٹن پیپل کین بی گاڈ گفٹیڈ کہہ سکتے ہیں. کیا پرسنٹیج ہے اس کی؟ پرسنٹیج ایسی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ 100 میں سے 99% آپ لوگ ایسے کہہ لیں جو آج کل فراڈ ہی کرتے ہیں, اور 1% ایسے لوگ ہیں جو گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں. باقی لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہیلوسینیشنز ہیں, ڈیلیوژنز ہیں, ایلیوژنز ہیں, تینوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ایلیوژن صرف یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں, جی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر ڈیلیوژنز یہ آ جاتی ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سنائی بھی دے رہا ہے. پھر ہیلوسینیشن پھر جو ہے کلیئر سینسز آپ کی اسی چیز پہ تو کام کرتی ہیں. کلیئر سینسز والے تو کہتے ہیں جی ہم کلیئر آڈینس ہیں, ہم لوگوں کو گاڈ گفٹڈ اللہ تعالیٰ نے بنا. دیکھیں گاڈ گفٹڈ ہونا از سم تھنگ ایلس, لیکن ہر کسی کو تو نہیں اللہ تعالیٰ گاڈ گفٹڈ ایسا کر سکتے نا. اگر کرنے لگ جائیں تو ہماری عوام, میں آپ کو ایک اسی حوالے سے بات بتاتی ہوں کہ ہمارے لوگوں میں آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ یوز کر رہی ہے ایک میڈیکیشن ہے جو ہم سویئر نرو پین کے لیے یوز کرتے ہیں, دیٹ از گیبیکا کے نام سے آتی ہے پاکستان میں, پری گیبلین اس کی فارمولیشن ہے. لوگ جو ہے تو اس کا یوز کرتے ہیں. اچھا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جس میں پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, جس میں جو پیشنٹ جس کو ضرورت ہے کہ جس کو بہت سویئر نرو پین ہے, نرو پین پہ کام کرتی ہے گیبیکا بیسیکلی, اور ایک کیپسول اس کا 50 mg یا پین کے حساب سے 75 mg اس کی ڈفرینٹ جو ہے کوانٹیٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی جو ہائیسٹ ڈوز ہے وہ ہے 300 mg. اور ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے کہ آج کل جو ہے تو 6 7 7 8 8 کیپسولس کھولے, وہ کیپسول کی فارم میں ہوتے ہیں, بیسیکلی پاؤڈر فارم میں. کیپسول کھولے, اسٹنگ میں ڈالے اور اسٹنگ پی, اور پھر اس کے بعد ان کو کچھ دن بعد یہ ساری ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنز اور یہ پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں. میری تو کلیئر آڈینس ہوں, میں ایسے ہوں. تو آپ کے پاس کتنے پرسنٹ پیشنٹس آتے ہیں جو آپ نے اس طرح کے پیشنٹس ٹریٹ کیے ہیں؟ آئی ٹولڈ یو میرے پاس جن کا واقعی ایلوژنز اور ڈیلیوژنز کا مسئلہ. دیکھیں ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. لوگ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ جی جنات کی باتیں ہیں, چڑیلوں کی باتیں ہیں, بھوتوں کی باتیں ہیں. بھوت پریت جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہی کہ وہ موجود نہیں ہیں, وہ موجود ہیں, لیکن ہر کسی کو تو نہیں. اب وہ دیکھنے لگ جائیں گے نا, مطلب اب جنوں کو کوئی اور کام نہیں رہا کہ وہ انسانوں کے درمیان آ کے اور بیٹھ جائیں اور ان کو دکھنے شروع ہو جائیں اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں. ان کے پاس اور بہت سارے کام ہیں, ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی بہت ہے کہ ان کو نہیں ایسا اس چیز میں کہ وہ جا کے, ہاں کوئی ایسا ہوتا ہے کہیں گنے چنے افراد میں سے کہیں کوئی ہے کہ ایسا ہوگا. اچھا تو یہ مولویوں کے پاس پیشنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, میں مار دوں گا تمہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. تو پھر مجھے بتائیں تو وہ کیا اسکیزوفرینک ہیں وہ لوگ؟ آبویس سی بات ہے. میں نے لاسٹ, مجھے ہنسی صرف اس بات پہ آ رہی ہے کہ 98% ہماری عوام ایسی ہے جو دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنا کے, بندے بٹھائے ہوتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے, انہوں نے اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے, آستانے بنائے ہوئے ہیں, پتہ چلے جی نیچے سے فینٹیں دبائی ہوئی ہیں اور اوپر سبز چادر ڈال دی اور اس کو بابا جی کا آستانہ بنا دیا, تو پھر لوگ وہاں پہ بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور دم درود کرانے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے سب سے بڑی چیز آپ کے پاس قرآن ہے, آپ کی نماز ہے,
है, आपके पास ये चीजें, आयतुल कुर्सी है, चारों कुल हैं, आपके पास ये सारी चीजें हैं जब अल्लाह ताला ने आपको गाइडेंस दी है। अगर आपको गाइड करने का के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे हमारे आलिम हजरात ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे चैनल्स ऐसे हैं जो इस्लामिक हैं, बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ चुकी हैं जो आपको इस्लाम से इंट्रोड्यूस कराती हैं, तो आपको थोड़ा सा उस साइड पे भी जाना चाहिए। बाकी ये जो फ्रॉड चल रहा है, इन पे तो बिजनेस हो रहे हैं बाकायदा आयशा, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं, बल्कि किसी वक्त तो मैं भी कन्विंस हो जाती हूँ कि शायद ये चीज़ें वाकई एग्जिस्ट करती हैं और ऐसा हो रहा है लाइफ में। क्योंकि देखें, आपकी लाइफ में जब चीज़ें बहुत ख़राब तरफ जाना शुरू हो जाती है तो एक नेचुरल सी बात है, आपके दिमाग में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि शायद ये भी हो सकता है, स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। खैर आयशा, हम लोग का ऑलमोस्ट जॉब ख़त्म होने वाला है, मैं आपसे 2-3 फाइनल क्वेश्चंस करूँगी। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट शो में तो आपसे एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन के बारे में काफ़ी टॉपिक्स टच अप हो गए थे। अब मैं आपसे जो एक टॉपिक बात करना चाह रही हूँ, बहुत सारी यंग लड़कियों में ये डिसऑर्डर हैं, मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स में ये पाया जाता है। आई माइट बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं जी। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? या ठीक है, आप सही कह रही हैं। क्वेश्चन इसका यंग लड़कियों में बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली आजकल इंस्टाग्राम पे ब्यूटी को देख के फिल्टर्स वाली, एंड देन इतना ट्रेंड हो गया प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाने का, कोई फीचर्स थोड़ा सा ख़राब है जी, आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको ठीक करा दें। तो जो आप जिन चीज़ों के साथ बॉर्न हुए हुए हो, और बहुत सारी यंग लड़कियाँ, देखिए एक एज में आकर आप मैच्योर हो जाते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जो बहुत यंग लड़कियाँ, टीनेजर्स हैं, वो ये चीज़ें देखती हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पे उसके ऊपर किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है और उसका क्या तरीका है कि वो हम उनको उन चीज़ों से बचा पाएं। अच्छा, हम लोग जो है ना, मैंने लास्ट टाइम बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर के बारे में बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, ब्रेन हमारा, इसमें सेल्स तो हैं ही हैं, ठीक है? सेल्स एज लाइक जैसे बाकी बॉडी के हिस्सों में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, तो हमारे ब्रेन में सेल्स हैं जो काम करते हैं, और सेल हमेशा जो है वो हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा जो है बॉडी को सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी में ये डिसऑर्डर आने वाला है या आ चुका है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। इसी चीज़ के लिए जो मेंटल हेल्थ थेरेपी है ना, उसका नाम इसीलिए ये जो रखा गया है थेरेपी का, वो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि आजकल का जो हमारा सोशल सिग्मा है ना आयशा, इसमें बहुत सारे लोगों को थेरेपी की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग नहीं लेते कि मैं किसी के सामने जाके बताऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि ये पागल है, ये पागलपन की बातें कर रहा है। तो ये जो है आपके लिए जो बॉडी डिस्मॉर्फिया है, वो बॉडी जो है वो आपकी एक टाइम पे आके रेजिस्ट करना बंद कर देती है। हमारे आपने देखा होगा कि एक ठोकर लगती है इंसान को, तो वो ये कहता है कि आउच, एकदम से आवाज़ आती है उसकी, तो समटाइम्स ऐसा होता है इंसान अवॉइड करके गुजर जाता है, ठीक है? तो फिर वो रूटीन में ऐसा होने लग गया कि अगर जाते जाते पाँव टकरा गया तो इंसान ये कहता है अच्छा ठीक है, ये तो रूटीन की बात है, तो इस पे अब मैं आवाज़ भी क्या करूँ, लेकिन पेन उसको होता है। तो बॉडी बेसिकली रिएक्ट करना बंद कर देती है आपकी, तो जब बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है तो फिर आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहते हैं। अच्छा, दैट इज द थिंग। तो उसके सिम्टम्स आना शुरू हों तो ये तो फिर बेसिकली आपकी फैमिली का भी काम है ना, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट को नहीं पता होता कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। इट डज हैपेंस, राइट? तो इसमें फिर फैमिली का आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी, फैमिली एंड सोसाइटी एंड फ्रेंड्स को? मैंने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी है, नंबर 1 सबसे ज़रूरी। आप अपने इर्द गिर्द से ऐसे लोगों को हटा दें जो नेगेटिव आपको फील करवाते हैं, जो नेगेटिव आपको कोई भी किसी भी तरह से मैसेज देते हैं, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली है, आप उन लोगों को हटा दें अपनी लाइफ से। सबसे ज़रूरी आपकी मेंटल हेल्थ है। आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी, आपकी बाकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा काम करने लग जाएगी। आपकी फिजिकल हेल्थ होना बेहतर शुरू हो जाएगी, आपकी फिजिक्स मतलब आपके रूटीन वर्क अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ इस बारे में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहली चीज़ ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दें। हमारा जो सोशल मीडिया है, जैसे आपने अभी बात की, क्वेश्चन वहीं पे रह गया था, आपने बात की कि हमारी आजकल की यूथ, हमारी यंग जनरेशन में लड़कियां वो देखती हैं फलां के पास ये है, फलां ने ये करा लिया, फलां ने ये कर लिया, तो मैं भी ये करती हूँ, चाहे मेरे पास वसाइल हैं या नहीं है। तो ये इंसान को इस चीज़ से निकल आना चाहिए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कम्प्लेक्स पैदा कर देता है लोगों में, अवेयरनेस के साथ साथ कम्प्लेक्स भी पैदा कर देता है। बिल्कुल
कम्प्लेक्स भी पैदा कर देता है, तो उस कम्प्लेक्स से फिर निकलने के लिए या तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें गिरते चले जाते हो, उससे निकलने के लिए आपको थेरेपी की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने लास्ट में भी यही लास्ट टाइम भी जो मेरा पॉडकास्ट था उसमें भी मैंने यही कहा था कि पेरेंट्स के हवाले से कि वो इन्वायरमेंट नहीं देते बच्चों को ऐसा, तो उस चीज़ के लिए फिर हम लोग बने हुए हैं, हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशंस की हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है, हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है कि हम लोगों के लिए ऐसा माहौल बना सकें ताकि उनको अपनी बात कहने में आसानी हो। होता ये है कि घर वाले में, हाँ, घर वाले जो है, घर वालों में बहन भाई माँ बाप सब शामिल हो जाते हैं। उनको अवेयरनेस तो है या नहीं है वो तो एक अलग चीज है, वो लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। और जो पेशेंट होता है वो डरता है ये बात कहते हुए कि मैं अगर अपने माँ से या बाप से या भाई या बहन से बात करूंगा तो ये लोग कहेंगे ये पागल है, इसके दिमाग में ये मतलब ये इस तरह के ख्यालात आते हैं, तो ठप्पा लग जाता है। तो ये इस चीज से मतलब लोगों को निकालने के लिए हम लोग हेल्प आउट करते हैं हमारी थेरेपी के जरिए। थैंक यू डॉक्टर आयशा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे इस पॉडकास्ट से मिली, जिसको मैं समराइज करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, वो ये है कि सबसे पहले मेंटल हेल्थ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कोई एक फ्रेंड हो, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी कॉन्फिडेंस में लें, उससे बात करें। क्योंकि देखें, और उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेरेंटिंग क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि पेरेंट्स को जब खुद पता नहीं होगा कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है या क्या चीज़ें ऐसी हो रही, तो वो आगे से अपने बच्चों को कैसे किसी भी तरफ उनको कह सकते हैं कि भाई आप CBT करवा लें, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। क्योंकि इन दी एंड जो आपकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं सो इवेंचुअली इससे एक हेल्दी माशरा, हेल्दी सोसाइटी बनती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।